तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकेंड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करें, मैं आपको बेसिक बातें कुछ बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को पाई बॉन्ड के बारे में बताया था। पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्डिंग होती थी, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती थी, और डी पाई बॉन्डिंग होती थी। पी पाई बॉन्डिंग तब होती थी जब सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट किसी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता था। किसी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट किसी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता था तो उसे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोलते थे। और अगर कभी थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट किसी दूसरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता था तो उसे डी पाई बॉन्डिंग बोलते थे। क्या ये बात क्लियर हो रही? गुड। यहाँ पे डी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, या तो पी पाई बॉन्डिंग होगी या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, क्योंकि कार्बन तो रहेगा ही रहेगा ना, कार्बन ही तो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जिक्र किया था। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री यानी 109 डिग्री 28 मिनट होता था। sp2 में 120 डिग्री होता था और sp में 180 डिग्री होता था। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता था बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होता था। क्या बात क्लियर हो गई थी? गुड। और तीन टाइप के मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp, sp2, sp3। इसके अलावा यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। फिर मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन सिखाया था कि कितने तरीके से 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसमें मैंने सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बताया था। अगर कोई भी लाइन है जो सॉलिड फॉर्म में है और आपकी तरफ आ रही है यानी कि टुवर्ड यू है, तो वो सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हमेशा वेज डैश वेज से रिप्रेजेंट करते थे। क्या बात क्लियर हो गई? फिर मॉलिक्यूल को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। उसमें से सबसे पहला जो तरीका था वो तरीका था फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में हम मॉलिक्यूल बताते थे, उसमें सिर्फ स्टिक्स होती थी और कुछ नहीं होता था। फिर बॉल स्टिक मॉडल, उसमें स्टिक के साथ साथ बॉल भी लगाया जाता था। स्पेस फिलिंग मॉडल में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई करता था और फिल कर लेता था एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमने ये सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी बना है उसको कितने तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा वो वाला चौक नहीं है जो कल था, कौन सी क्लास में? टीचर बैठे हुए हैं तो मुझे बताते, मैं चला जाता। क्यों नहीं देंगे? कौन सी मैम है? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं क्लासीफाई करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला तरीका है ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिखे जाएंगे, जो भी कार्बन का चेन बनेगा वो पूरी तरीके से एकदम स्ट्रेट बनेगा या ब्रांच बनेगा, लेकिन ओपन रहेगा। तो पहला है आपका असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब जो साइकिल ना हो उसे असाइक्लिक बोलेंगे, या इसे ओपन चेन बोलते हैं। और ओपन चेन, तो असाइक्लिक या ओपन चेन पहला हो गया। दूसरा बताओ, साइक्लिक और रिंग। तो चाहे आप इसे साइक्लिक या रिंग के बजाय मैं क्लोज चेन लिख दूं, ओपन चेन वहाँ लिखा है तो मुझे यहाँ क्लोज चेन लिखना चाहिए, क्लोज्ड चेन। तुम्हारे पास ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड 2 टाइप के कंपाउंड हैं। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन एकदम या तो स्ट्रेट लाइन हो या तो ब्रांच्ड हो बट क्लोज ना हो। और अगर कंपाउंड क्लोज हो गया तो इसे हम साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड बोलेंगे। अब ओपन साइक्लिक या असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। एक सैचुरेटेड कंपाउंड
और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जिसका DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका DU बेटा 0 होगा और इसका DU 0 नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो DU क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं है? नहीं, DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है अभी आगे चल के मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसी सैचुरेटेड कंपाउंड को आगे एल्केन का नाम दिया गया है, एल्केन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था। फिलहाल इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। जब बात अनसैचुरेटेड कंपाउंड की आएगी तो इसे दो और तरीके से डिवाइड किया गया। एक को बोलेंगे एल्कीन और दूसरा अपने आप समझ गए होंगे, मैं एल्कीन्स और एल्काइंस, इसे एल्काइंस, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइंस हो गया। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n, जबकि एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 है। दो हाइड्रोजन आप कम करते चले जा रहे हो। यहाँ पे जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल, दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पे जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है। यहाँ पे जितना कार्बन उसके दुगने से 2 हाइड्रोजन कम है, तो उसे बोलेंगे एल्काइन। अच्छा, एल्कीन का और साइक्लिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों सेम होता है। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ये तो रहा आपका असाइक्लिक कंपाउंड यानी कि ओपन चेन का क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार देख लेता हूँ। ओपन चेन कंपाउंड है तो वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसको एल्कीन बोलते हैं और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसको एल्कीन और एल्काइन, 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जो बेटा एल्केन है उस एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का फॉर्मूला हो गया CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला हुआ CnH2n-2। अब सवाल है कि सर अब आप मुझे साइक्लिक कंपाउंड को क्लासीफाई करके बता दो। तो साइक्लिक कंपाउंड को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक होमोसाइक्लिक और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक। तो पहला इसमें है होमोसाइक्लिक, इसी को हम कार्बोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? कार्बोसाइक्लिक। अच्छा, कार्बोसाइक्लिक का मतलब वो साइकिल जो किससे मिलके बना है? कार्बन सा, उसे कार्बोसाइक्लिक। और दूसरा समझ गए होगे क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ बेटा? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा, जिसमें साइकिल में कार्बन के अलावा और भी कोई एलिमेंट पाया जाए उसे हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। जिसमें सिर्फ कार्बन हो तो उसे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक का नाम देते हैं। अभी होमोसाइक्लिक को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। एक को बोलूँगा मैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे बेटा? एलिसाइक्लिक, या इसी एलिसाइक्लिक को आप नॉन एरोमेटिक बोलते हो। क्या बोलते हो? नॉन एरोमेटिक। आगे मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि ये एलिसाइक्लिक क्या है और नॉन एरोमेटिक क्या है। दूसरा है एरोमेटिक। एक और मैं कंपाउंड यहीं पे लगे हाथ लगा देता हूँ, एंटी एरोमेटिक। तो आपके पास टोटल कितने कंपाउंड हो गए इसके? 3। कौन कौन से? नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को ही आप क्या बोलते हो? एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक इसके 2 तरीके से होंगे, क्योंकि होमोसाइक्लिक है तो कार्बन से बना होगा, तो एक बेंजीन से मिलकर बना होगा, एक जिसमें बेंजीन यूज ना किया जाए। तो जो बेंजीन से मिलकर बना होगा उसे बेंजीनॉइड बोलेंगे, और जो बेंजीन से नहीं मिला होगा वो नॉन बेंजीनॉइड कहलाएगा। तो एक बेंजीनॉइड हो गया, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड हो गया, कुछ इस तरीके से। अब आई आपकी हेट्रोसाइक्लिक की बात। जब मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करूंगा तो ये भी फर्दर 3 तरीके से डिवाइड किया जाएगा। पहला क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक को ही आप किस नाम से बुलाते हैं बेटा? जल्दी बताओ। एलिसाइक्लिक। ओके, गुड। दूसरा है एरोमेटिक और तीसरा है आपका एंटी
एरोमेटिक। इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पूरा देखा। ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। एक बार वापस से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन फिर से देख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक असाइक्लिक या ओपन चेन, दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन। असाइक्लिक को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दो तरीके से डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड का मतलब जिसका DU 0 हो और अनसैचुरेटेड का मतलब जिसका DU 0 ना हो। सैचुरेटेड कंपाउंड को एल्केन बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है। अनसैचुरेटेड में दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, एक एल्कीन्स होंगे और अगला एल्काइंस होगा। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है, जबकि एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 है। अब आते हैं साइक्लिक पे। साइक्लिक या आप क्लोज कंपाउंड बोलते हो। क्लोज चेन कंपाउंड में होमोसाइक्लिक हो सकता है या हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन यूज हो तो उसे होमोसाइक्लिक बोलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक इसमें कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट या कुछ एक दो एटम यूज हो जाए। अब फिर होमोसाइक्लिक को तीन तरीके से डिवाइड कर दिया, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को ही एलिसाइक्लिक का नाम दिया जाता है। और फिर एरोमेटिक को हमने दो और तरीके से डिवाइड किया, एक बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन से मिलकर बना हो, जिसमें दो या तीन बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं या फिर अटैच होते हैं। और नॉन बेंजेनॉइड में जो बेंजीन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक को फिर से फर्दर ये तीन तरीके से डिवाइड किया गया, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इन सबको एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी के बारे में हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी हम बाकी सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट करें, एक एक करके सबके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? असाइक्लिक या ओपन चेन के बारे में। नोट कर लिया? ओपन चेन कंपाउंड या असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड में हमारा बेसिक सा मतलब है कि जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड आपने लिखा, एक कार्बन है। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4, कल की क्लास में पढ़ा था। अगर मैं एक कार्बन इसके साथ और जोड़ दूँ, इस तरीके से लंबी चेन बनाऊँ और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैं इसे हाइड्रोजन दे दूँ। वैलेंसी कंप्लीट करने का काम किसका होगा? हाइड्रोजन का। चाहे कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप अपनी तरफ से समझ जाएंगे कि जब भी कभी कार्बन की वैलेंसी अधूरी होगी तो उसे कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। अपनी तरफ से आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक ओपन चेन है या आप इसे असाइक्लिक बोलते हैं। अब इसमें ओपन चेन में कोई ज़रूरी नहीं हर जगह हाइड्रोजन ही लगा हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसे है कि इस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने एक CH3 लगा दिया हो, इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक CH3 लगा दिया हो, यहाँ पे CH2 फिर CH2 और फिर यहाँ पे CH3 लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं और भी ब्रांचेज ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया CH3। ये सारी जितने भी कंपाउंड है सब कैसे कंपाउंड है बेटा? ओपन चेन कंपाउंड है, यानी कि ये पूरी तरह से ओपन है, कहीं क्लोज नहीं है। हाँ, इसमें ब्रांच बन सकता है, जितना मन करे उतनी ब्रांच आप बना सकते हो। ये देखो, इसमें जितनी चाहे उतनी ब्रांचेज आप बना सकते हो, लेकिन ये ओपन ही रहेगा, ये कहीं क्लोज नहीं होगा। तो ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया। अब ओपन चेन कंपाउंड में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, क्या क्या? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो पहले सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जिसके हर एक वैलेंसी पूरी तरीके से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसमें पाई बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। इसका सैचुरेटेड कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसका DU क्या होता है? 0। अब मैं यहाँ पे DU का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी समझ लेंगे। तो इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि DU का फॉर्मूला एक होता है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग दोनों आपने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू 0 आ गई तो समझ लेना DU आपका 0 है। आओ जैसे समझ लेते हैं, जैसे
मैंने इस तरीके से एक कंपाउंड लिख दिया, क्या इस कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है? तो इसका डी क्या हो जाएगा? 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिखूं, अब बताओ क्या इसका डी कितना होगा? 1 हो जाएगा। इधर देखते हैं, इसका डी बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 2। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। ठीक है, समझदार हो तुम लोग। चलो बताओ बेटा, इसका डी कितना हो जाएगा? 4, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 है। इसका डी बताओ। 1, सिर्फ और सिर्फ क्या एक रिंग है, तो इसका डी क्या हो गया? 1। अब बताओ, अब बताओ बेटा, इसका डी क्या हो गया? यार कितनी जल्दी जल्दी बता रहे हो तुम लोग, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा रुक के, थोड़ा सा सोच के, इसका डी कितना। तो जब भी कभी किसी का डी निकालना तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अगर रिंग और पाई बॉन्ड देखा जाएगा और दोनों में कोई भी ना तो रिंग है ना पाई बॉन्ड है, तो ही उसका डी 0 होगा, और अदरवाइज उसका डी कुछ ना कुछ तो होगा। और डी अगर 0 नहीं है तो अनसेचुरेटेड, और अगर डी 0 हो गया तो बताओ इसमें से ये वाला जिसका डी 0 ये क्या है? सैचुरेटेड। इसके अलावा जितने कंपाउंड हमने लिखे हैं वो सब क्या है? अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में रिंग भी हो सकता है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि एल्कीन और एल्काइन भी हो सकता है। क्लियर है ना? कॉपी करें इसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप कौन सा कंपाउंड है बेटा? साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर एक साइकिल क्रिएट कर रहा है तो उसे साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे ये कंपाउंड, ये क्या एक साइक्लिक कंपाउंड है, और इस तरीके से ये सारे कंपाउंड जो कौन से कंपाउंड है बेटा? साइक्लिक कंपाउंड। अब इन सारे साइक्लिक कंपाउंड में साइकिल वाला जो कार्बन है, देखो ये साइकिल में जो जिससे साइकिल बन रहा है, तो साइकिल का हर एक एटम क्या है यहाँ पे? कार्बन। तो अगर कभी भी साइकिल का हर एक एटम कार्बन हो तो उसको हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। लेकिन सोचो अगर इसी साइकिल में कोई ऐसा एटम है जो अदर देन कार्बन हो, जैसे ये, तो मैंने इस तरीके के कंपाउंड तैयार किए जिसमें कार्बन के अलावा भी एटम हैं। इस टाइप का अगर मैं कंपाउंड तैयार करता हूं तो वो कैसा होगा बेटा? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है।
एक बात फिर से बताओ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कार्बन के अलावा कोई दूसरा है। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो इसमें कितने हेट्रोएटम हैं? एक। इसमें कितने हेट्रोएटम हैं? दो। इसमें कितने हेट्रोएटम हैं? एक। इसमें कितने हेट्रोएटम? तीन। यहाँ पे एक। तो इसमें नंबर ऑफ हेट्रोएटम मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हेट्रोएटम। बताओ इसमें कितने बेटा? एक। इसमें दो, इसमें एक, इसमें तीन, यहाँ पर एक। ये नंबर ऑफ हेट्रोएटम हो गए। अब एक बात बताओ, फिर से सुनना। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप डिसाइड करोगे ये क्या होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है? बताओ ये क्या है? होमोसाइक्लिक है। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं। ध्यान देना, साइकिल के अंदर तो कार्बन ही है ना बेटा, साइकिल तो ये है, ये साइकिल के बाहर है, तो ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। ये बताओ होमोसाइक्लिक, ये क्या है? होमोसाइक्लिक। ये क्या है? होमोसाइक्लिक है। ओके गुड। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। अब इस साइकिल में कौन आ गया? नाइट्रोजन। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक साइकिल में कौन हो गया? ऑक्सीजन। ये क्या है? क्योंकि साइकिल में कौन आ गया? तो अगर साइकिल के अंदर कोई एटम आए जो कार्बन के अलावा है तो हेट्रोसाइक्लिक, अदरवाइज क्या होगा? होमोसाइक्लिक। तो ये पहला वाला जितना है वो सब क्या है? ये सब हैं होमोसाइक्लिक। ये सारे जितने हैं ये सब है हेट्रोसाइक्लिक। कितना आसान है ना? इतना सोचा भी नहीं होगा इतना आसान हो सकता है। चलो फटाक से अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर झटाक से आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मुझे बताइए, अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ सिंपल से क्या होगा कि साइकिल देखना है और उस हर एक साइकिल में एक कार्बन होना चाहिए, मतलब सारे एटम कार्बन होने चाहिए। अगर कभी भी साइकिल देखते समय कोई एक ऐसा एटम मिल जाए जिसमें एक ऐसा एटम है जो कार्बन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। बहुत ही आसान है, इसे नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो एरोमेटिक कंपाउंड देखो क्या है, डालेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा वर्ड समझते हो बेटा? एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस। यही होता है एरोमा का मतलब, खुशबूदार। तो आगे इससे पहले कि मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊँ, पहले आप लोग मुझे ये बताइए, कभी आप लोगों ने असली फूल सूंघा है? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता? कोई कोई अच्छा लगता है, ठीक है। परफ्यूम अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, कोई कोई अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो खुशबू, मतलब वो स्मेल जो आपको अच्छी लगे उसे फ्रेगरेंस बोलते हैं, और अगर वो आपको अच्छी नहीं लगे तो उसे स्मेल बोलेंगे। ये स्मेल कर रहा है और ये फ्रेगरेंस कर रहा है। अगर आपने स्मेल वर्ड यूज किया तो गुड, आप बोलोगे ये गुड स्मेल है। गुड स्मेल मतलब स्मेल वर्ड यूज कर लिया, दैट मीन्स कोई गुड क्या कोई बैड नहीं, वो समझ लो बैड ही है। तो एरोमा का मतलब होता है कि फ्रेगरेंस, अच्छी स्मेल, जैसे सूंघने के बाद मन खुश हो जाए, आहा मज़ा आ जाए, ऐसी हो। ये अच्छी, वैसे केमिकल्स नॉर्मली ऐसे होते हैं जो अच्छी स्मेल तो नहीं देते हैं, है ना? जैसे H2S अगर सड़े अंडे की तरह बदबू करता है, आपके लैब में शायद होगा भी। तो अगर मान लो अच्छी खुशबू आए तो समझ लेना वो एरोमा है, और एरोमा वर्ड से बना है एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनकी अच्छी स्मेल हो, फ्रेगरेंस हो, उसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं।
अब एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया कि बेंजेनॉइड भी हो सकता है और नॉन बेंजेनॉइड भी होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो जिसके अंदर हेट्रो एटम है, उसके बावजूद वो एरोमेटिक है। तो उन सारे कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे इसमें? कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड लिखिए। कंपाउंड विच हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस, विच हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस है, एकदम अच्छी खुशबू, मज़ा आ जाए उसे सूंघने के बाद, हा मन खुश हो गया, तो समझ लेना वो एरोमेटिक है। अब उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से बनते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से नहीं बनते हैं। तो याद रखें, ऑल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग आर एरोमेटिक। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर उसे हम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, all functional group directly attached to benzene ring are aromatic। अगर कोई भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपने उसे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दिया तो वो एरोमेटिक बन जाएगा अपने आप, कुछ इस तरीके से। ठीक है। फूल बांटने वाले के भी हाथ महकते हैं करके एक कविता है, कभी सुना है? नहीं सुना? अगर आप किसी को फूल बांटते हैं तो भी आपके हाथ महकेंगे। बेंजीन रिंग एरोमेटिक है और उसके साथ जुड़ा हुआ हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अल्कोहल सबको पता है, सबसे बहुत लोग अल्कोहल को देखते हैं और कहते हैं अरे यार अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा वर्ड है जिससे लोगों ने नफरत करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग प्यार भी करते हैं। सवाल यह है कि वही अल्कोहल जिससे लोग नफरत करते हैं, अगर उसी अल्कोहल को बेंजीन के साथ लगा दिया जाए तो गजब की अच्छी खुशबू आ जाएगी उसकी, और अब लोग उससे प्यार करने लगेंगे। सिर्फ आप अच्छे हो या बुरे हो, ये इस बात से डिसाइड होता है आप किसके साथ हो। बेंजीन के साथ कोई भी एलिमेंट जोड़ दो, वो सब खुशबूदार हो जाएंगे। अल्कोहल की स्मेल होती है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अल्कोहल की कोई स्मेल कभी नहीं होती। लेकिन अगर उसी अल्कोहल को बेंजीन के साथ जोड़ दिया जाए तो एक फ्रेग्रेंस हो जाए, इसे फिनॉल बोलते हैं, और ये फ्रेग्रेंस क्रिएट करने लगता है। CH3 एल्केन का कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर उसे बेंजीन के साथ जोड़ दिया तो एक अच्छी स्मेल आने लगती है। इसी तरीके से हर एक, आपने सिरका खाया? सिरका क्या होता है? विनेगर है ना? स्मेल अच्छी होती है क्या उसकी? कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है। लेकिन अगर उसी को, या कोई भी एसिड है, उस एसिड को अगर आपने बेंजीन से लगा दिया तो वो अच्छी खुशबू वाला बन जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपके पास है, उन फंक्शनल ग्रुप को अगर आपने बेंजीन से लगा दिया बेटा, तो वो सभी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड जितने हैं वो सब एरोमेटिक कंपाउंड कहलाने लगेंगे। हर एक फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ा होगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये जितने भी कंपाउंड है ये सब कौन से एरोमेटिक कंपाउंड हुए? बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हुए। चाहे कोई भी कंपाउंड आपके पास है, आप उस सब को बेंजीन से अगर जोड़ते हैं तो बेंजीन से जुड़ा होने वाला कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। हो सकता है कि आपका मन करे कि दो बेंजीन को एक साथ जोड़ दो, ऐसे भी तो चांसेस हो सकते हैं बेटा, ऐसे भी हो सकते हैं। आप 3 बेंजीन को एक साथ जोड़ सकते हो, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड। आप 4 बेंजीन को ऐसे एक साथ जोड़ सकते हो,
ये सारे के सारे कंपाउंड चूंकि बेंजीन से जुड़े हुए थे इसलिए क्या नाम दिया जाएगा इनको, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो बेंजेनॉइड नहीं है, यानी कि बेंजीन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड है तो भी अगर बेंजेनॉइड नहीं है तो भी एरोमेटिक है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ऐसे भी कंपाउंड है हमारे पास। जैसे ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन नहीं है बट फिर भी क्या है, एरोमेटिक है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन नहीं है फिर भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये वो कंपाउंड है जो बेंजीन नहीं है फिर भी कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एक एटम ऐसा है जो बेंजीन के अलावा है, उसे हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो, ये वो कंपाउंड हैं जिसमें एक एटम ऐसा है जो कि कार्बन नहीं है, फिर भी ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब बताओ बेटा, इनको क्या नाम दूंगा मैं? हेट्रो, क्या बोलूँगा, हेट्रोसाइकल है ना, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये बताओ क्या है? नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और बाकी ये जो अभी तक मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं वो सब कैसे हैं? ये सब के सब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बताओ, एरोमेटिक कंपाउंड को क्या हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया? आपके सामने है वो सारे तरीके, कौन कौन से हैं बेटा? बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आपको पता ये सब एरोमेटिक है ना? हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आपको तो पता है ये सब एरोमेटिक है, हमें कैसे पता चलेगा ये एरोमेटिक है? अगर कोई कंपाउंड हमें एक लिख के दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है, हम कैसे बताएंगे? अब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल सके किसी भी कंपाउंड को देख करके कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा एरोमेटिसिटी। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है? चलो, एरोमेटिसिटी हमारी अगली हेडिंग होगी, एरोमेटिसिटी। यानी कि अब हम समझेंगे हमें कैसे पता चलेगा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, देख करके पता करेंगे। तो लिखेंगे, फिर से मैं अब बता दूं, एरोमेटिसिटी अगर आपको पता करना है, यानी कि किसी भी कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है ये बात पता करना है, तो आपको बेसिकली कुछ बातें जाननी होगी। सबसे पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कभी भी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, वो एलिफेटिक कहलाएगा। एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, वो एलिफेटिक कहलाएगा। दूसरी बात, कंपाउंड मस्ट बी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अगर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। चौथा पॉइंट होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए।
कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हक्कल रूल। अब आप कहोगे ये कौन सा नया रूल है? हक्कल रूल का मतलब होता है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन जो रखा है, मैं अगर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूं उसका तो 4n+2 के बराबर आना चाहिए, तो समझ लेना कि वो एरोमेटिक होगा। अगर आपने किसी का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया, अगर वो किसके इक्वल आ गया 4n+2 वो इक्वल आ गया, समझ लेना वो एरोमेटिक है। वेयर n दिस मे बी इक्वल्स टू 1 2, इट मे बी 0 ऑल्सो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा, n कुछ भी हो सकता है। अगर वही पाई इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट किया और वो सिर्फ 4n के इक्वल आ गया तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। ये हक्कल रूल है। हक्कल रूल ये कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड का पाई इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किया और वो पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के इक्वल आ गया तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगर वही पाई इलेक्ट्रॉन 4n के इक्वल आ गया तो क्या कहलाएगा बेटा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी हो तो क्या कहलाएगा? वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा या एलिसाइक्लिक कहलाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा बहुत और डिटेल में बताता हूँ। अब देखो एरोमेटिक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। एरोमेटिक की कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर सोचो, अगर मैं एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बताओ जरा। अगर n की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 6। n की वैल्यू 2 डालूँ तो कितना होगा? 10। 3 डालो 14, 4 डालो बेटा 18, 5 6, क्या ऐसे बढ़ता चला जाएगा? चलो अब एंटी एरोमेटिक के लिए बताओ, के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 तो काउंट नहीं करेंगे ना, कहाँ से? 4, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा। तो 4 के बाद क्या होगा? 8 12 16 20 24 28 डॉट डॉट डॉट, है ना? तो सोचो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास और वो ये सारे रूल फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा? एरोमेटिक। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ये सारे रूल फॉलो कर रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सारे रूल फॉलो कर रहा है, 8 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए नॉन एरोमेटिक। 11 के लिए क्या हो जाएगा? नॉन, ये फॉलो नहीं कर रहा ना, ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब सवाल है कि हम मान लेते हैं, आपकी बात हो सकता है आपके दिमाग में अगर मान लेते हो, आप मेरी बात मान लेते हो कि चलो ये सब होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? तो पहले आप मुझे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना तो सिखाओ। तो आप कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ढूंढ लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो आप कहेंगे कि मैंने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ढूंढ लिया मान लो। अब आप मुझे बताओ एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 2। तो अगर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। लेकिन सोचो कभी कभी क्या होता है, जैसे इस टाइप का मान लो एक कंपाउंड ए है और इसने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिख दिया और इसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो कभी भी इस टाइप का कंपाउंड दिखे जिसमें ए लोन पेयर है, लोन पेयर के बाद एक सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आए, तो इसे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस केस में ये लोन पेयर भी काउंट किया जाएगा, किसके फॉर्म में? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ये भी काउंट किया जाएगा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास पाई? अब इस कंपाउंड के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे, कितने हो गए? 4। अब आप मुझे बताओ अगर कभी भी मान लो ए की डबल बॉन्ड है इस तरीके से और इसके पास लोन पेयर, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है कि किसी के पास लोन पेयर है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके बगल में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा। अगर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा है और उसके पास लोन पेयर है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किया जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई ए है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, उसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये भी कितना माना जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा। इसमें भी टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे।
क्या बात क्लियर हो गई? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। अच्छा, पाई नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से था, एक उसने किसी और का ले लिया, तभी तो नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हम काउंट करके चलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट ही हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद एक और सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। हाँ, एक और सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ जाए तो अब इसको डबल बॉन्ड को भी काउंट करेंगे। नहीं, जो ऊपर वाला उसमें जहाँ डबल बॉन्ड आ रखा है। हाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाए और फिर तब नहीं काउंट किया जाएगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी सिखा देता हूँ कि कॉन्जुगेटेड अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन देख लेता हूँ। कॉन्जुगेशन देखना क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब मान लो किसी एटम ए के पास लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये सब कॉन्जुगेशन में। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर मान लो इसी के पास नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ये सब क्या हो गया? कॉन्जुगेशन हो गया। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये सब क्या हो गया बेटा? कॉन्जुगेशन हो गया। क्या बात क्लियर हो गई? अब मैं कुछ सवाल दूंगा, उस सवाल को पढ़ के आप फटाफट आंसर देंगे कि आप वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, पहला सवाल शुरू करूं। आप मुझे बताएंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। साफ साफ दिख रहा है। ये कार्बन क्या है? sp3। ये वाला भी कार्बन sp3। ये कार्बन बताओ क्या है बेटा? sp3। ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? sp3। और ये वाला कार्बन भी क्या है? हमें sp3 तो चाहिए नहीं ना, हमें क्या चाहिए? sp2 चाहिए। अगर sp3 आ गया तो काम खत्म, तो हमें sp2 चाहिए। और अगला सवाल, ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। क्या बात क्लियर हो गई? गुड। अगर मैं ऐसे कर देता, ऐसे करके, अब बताओ ये क्या है? sp2। और ये क्या है? sp2। कैसे पता चला sp2 हुआ? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp होता। ठीक है, अब ये बताओ क्या है? sp3। फिर से हमें एक sp3 मिल गया, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये भी हो गया नॉन एरोमेटिक। अच्छा, फिर से देखना बेटा, ये देखो, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस। प्लस लगते ही वो क्या बन गया? sp3 से sp2 बन गया, है ना? अब बताओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये भी क्या हो गया? तो मतलब पहला ये sp2 वाला रूल तो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं क्या ये कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा है। और देखते हैं कॉन्जुगेशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या फॉलो कर रहा है? कौन सा वाला है? ये वाला, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या कॉन्जुगेशन है? गुड, कॉन्जुगेशन भी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। और देखो क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। हमें क्या काउंट करना है? बस पाई इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी से मुझे पाई इलेक्ट्रॉन बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना होगा। बताओ कितने पाई बॉन्ड है? तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ना ही यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा? टोटल 2। पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। इधर देखो, पाई इलेक्ट्रॉन 2 और सारी चीज़ें फॉलो हो रही, तो क्या होगा? वो एरोमेटिक। यानी कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है बेटा? एरोमेटिक। बहुत अच्छे। अगला देखना, अगर मैं इसी में पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज लगा देता, अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 ये भी काउंट होगा और 2 ये कितना हो जाएगा? 4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या कहलाता है? एंटी एरोमेटिक। तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। गुड, कितने समझदार हो तुम लोग। फिर से बताना, ये बताओ क्या है? क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्यों? 2 कार्बन sp3 है, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन ज़रा आप मुझे इसका आंसर बताओ। बताओ बेटा। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या कहलाएगा? तो एक एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक नहीं बल्कि क्या है? एंटी एरोमेटिक। हमेशा की तरह हर साल मैं एक क्वेश्चन देता था, इस साल भी मैंने दिया।
आपको बस ये बताना है कि ये क्या है। ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक, यही ना। यही क्वेश्चन इस साल जेई में पूछा गया 27 तारीख को, डिट्टो सवाल लिखा, द कंपाउंड इज, पहला ऑप्शन एरोमेटिक, दूसरा ऑप्शन एंटी एरोमेटिक, तीसरा ऑप्शन साइक्लिक, और साइक्लिक नहीं बोला था उन्होंने, एलिसाइक्लिक बोला। तीसरा ऑप्शन था एलिसाइक्लिक और चौथा ऑप्शन था असाइक्लिक। 4 ऑप्शन थे, बताओ कौन सा ऑप्शन कैसा होगा? एलिसाइक्लिक। नॉन एरोमेटिक को हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, अब बताओ बेटा, अभी भी ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देता, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। कितना आसान है ना एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक समझना। पहले इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले, ठीक है? पहले इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक समझना बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या देखना होगा? ये रूल्स, ठीक। फिर से एक बार बताओ, अगर आपको कंपाउंड, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ इसे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी की कंडीशन है कि साइकिल कैसा होना चाहिए, मतलब कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। साइकिल में डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन की कंडीशन ये होती है कि लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा, ये कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। और कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी कि हर एक कंपाउंड sp2 होना चाहिए, ठीक है। हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है कि अगर आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया वो 4n+2 के इक्वल आया तो वो एरोमेटिक है, और अगर 4n के इक्वल आया तो एंटी एरोमेटिक है, इसके अलावा कोई और आया तो नॉन एरोमेटिक। क्या बात क्लियर हो गई? जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला सवाल आपको बताना वो एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक। क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? है, क्योंकि ये क्या है? बेंजीन, और बेंजीन तो एरोमेटिक ही होता है ना। बताओ कैसा है ये? क्योंकि ये क्या है? तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। बता बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है ना, 2 इधर 2 इधर, तो क्या होगा फिर? एंटी एरोमेटिक। बताओ अभी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक, ठीक। अगला सवाल, बताओ नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन भाव
दो लोन पेयर, लेकिन काउंट तो एक ही होगा ना बेटा। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। तो क्या हो गया? हाँ, चाहे लोन पेयर भले कितने भी क्यों ना हो, लेकिन काउंट सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा। तो ये क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या हो गया? चलो इधर बोलो बेटा, कैसे? 2 2 4 2 6 2 8। पढ़ाई पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। क्या हो गया? एंटी, है ना? कैसे पता चल गया? sp3 है। बताओ बेटा। तो क्या हो गया? एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो एंटी एरोमेटिक। ओके, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो क्या हो गया? एरोमेटिक। बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। तो एक बात ध्यान देना, ये जो देख रहे हो ना, अगर मैं यहां से ऐसे कर दूं और ये बीच का मैंने ये हटा दिया, बीच का ये जो बॉन्ड है मैंने इसको हटा दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब बताओ ये क्या है? क्या हो गया? एरोमेटिक। पक्का? सोच लो। दो 2 4 2 6 2 8 2 10। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? और 10 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बेटा ये है ना कि इसका ये यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं है बीच में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस तरफ गया और एक हाइड्रोजन इस तरफ गया। तो इससे क्या हुआ कि इसकी प्लेनरिटी जो है वो बदल गई। पहले प्लेनर हुआ करता था, पहले एक प्लेन में होता था, अभी एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ। तो इसका प्लेन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब प्लेन ही नहीं रहा तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो ये हो गया नॉन प्लेनर, इसलिए नॉन एरोमेटिक हुआ। क्या बात क्लियर हो गई? तो अगर कभी प्लेनर नहीं है और फिर भी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, मैंने बोला हक्कल रूल फॉलो करे लेकिन बाकी कंडीशन के साथ, तब जाके एरोमेटिक होगा। इसमें हक्कल रूल तो फॉलो हो रहा है बट
प्लेनर नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया। फिर से बताओ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? प्लेनर भी है क्योंकि हर कोई sp3 है, sp2 है, तो प्लेनर हो गया। और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर क्या हो, अब बताओ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है। बताओ कैसा है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड हैं आपके पास? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो क्या होना चाहिए? बट ये तो प्लेनर होना चाहिए ना ऐसे, बट इस रिपल्सन की वजह से ये प्लेनर होना चाहिए। बट ये देखो, इस CH3 का जो रिपल्सन है ना बेटा, ये इस रिपल्सन की वजह से ये अपना प्लेन चेंज कर देता है। अब बताओ क्या ये प्लेनर है? और जब तक प्लेनर ना हो तब तक नॉन, तो क्या हो जाएगा? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैंने अभी बहुत सारे सवाल किए जिसमें एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन किया। आपको हम बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो अभी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया पहले डिस्कस कर लेते हैं, बताइए फटाफट। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन करते समय हम लोगों ने देखा कि ओपन चेन हो सकता है और साइक्लिक हो सकता है। तो ओपन चेन में भी हमने देखा कि सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड तब होगा जब DU 0 हो, अनसैचुरेटेड तब होगा जब जिसका DU 0 ना हो। DU कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इससे DU निकल लेता है। जितने एल्केन थे सबका DU 0 था तो वो सब सैचुरेटेड थे, लेकिन एल्कीन और एल्काइन का DU 0 नहीं था तो वो कैसे थे? अनसैचुरेटेड थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बाद हम साइक्लिक कंपाउंड पे आए। साइक्लिक में हमने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक देखा। अगर सिर्फ कार्बन कार्बन यूज हो रहा है तो साइकिल में तो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, अगर कोई एक भी एटम कार्बन के अलावा यूज हो रहा है तो हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। फिर हमने उसके बाद एरोमेटिसिटी पढ़ी। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो एरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हो, एकदम प्लीजेंट स्मेलिंग इसे बोलते हैं, एकदम उसे एक बार सूंघ लिया तो आहा लाइफ जिंगल आला हो जाएगा। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ सारा कंपाउंड कैसा होता था? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता था। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो चाहे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से साथ जुड़ा है तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कंपाउंड है और एरोमेटिक है तो उसे बेंजेनॉइड एरोमेटिक बोलेंगे, और अगर बिना बेंजीन के है तो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक बोलेंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब पहली बात तो उसमें साइक्लिक हो कंपाउंड, दूसरे प्लेनर होना चाहिए यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और चौथा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये 4 रूल अगर उसने फॉलो किया तो समझ लेना कि वो हक्कल रूल क्या कहता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो एंटी एरोमेटिक, और अगर इसके अलावा हुआ तो नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक तो खुशबू अच्छी देता है, एंटी एरोमेटिक नहीं देता, और नॉन एरोमेटिक तो कुछ नहीं देता। एक खुशबू, एक बदबू, एक नॉन न्यूट्रल।
ठीक है। खुशबूदार एरोमेटिक, बदबूदार एंटी एरोमेटिक, न्यूट्रल नॉन एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या लगता है, कौन होगा? आप खुशबू से ही समझ लो, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एक 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 आप लोग क्या परफ्यूम लगा के आते हो, आह बहुत खुशबूदार, पसीने से नहाए हुए आओ और बिल्कुल एकदम फ्रेश, कोई पसीना नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कब फील होगा? जब परफ्यूम लगा के आओगे। और दूसरी बार जब न्यूट्रल हो, बिना परफ्यूम के, और तीसरी बार पसीने के साथ। ठीक है, तो बताओ स्टेबिलिटी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं स्टेबिलिटी बताना चाहता हूं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा बेटा? मैं इससे ऊपर वाला ये इरेज कर दूं, ना करूं? चलो अच्छा नोट कर लो फिर। चलो आओ बताओ ना जरा बेटा, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। अच्छा, मॉलिक्यूलर एनर्जी की बात करूं तो मॉलिक्यूलर एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मॉलिक्यूलर एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एरोमेटिक। इसी के साथ आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। फिर मुलाकात आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।